Hi guys, welcome back to the thermodynamic series. Today we learn about entropy and Gibbs free energy, and I guarantee you this is the most important topic of your thermodynamics. After this lecture, I expect you to understand whether the reactions are possible or not. You can calculate it by Gibbs free energy. So let's start. So let's start with today's topic, that is Gibbs free energy and एंट्रोपी. आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे भाई? गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी, ये दो मेरे मेन टॉपिक्स रहेंगे. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. आज की क्लास में क्या करना है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस समझते हैं पहले. व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? ऐसे कोई भी प्रोसेस जो क्या है अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाए, आपको अपने तरफ से कोई एनर्जी उसको नहीं देनी पड़ रही हो, है ना. दोज प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एग्जांपल क्या आगे, जैसे मान लो रस्टिंग है, डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम अ हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर. कहीं पे भी मेरी कोई एक बड़ी हाई प्रेशर सी जगह होगी, वहां से गैसेस फटाफट करके क्या है एक ऐसी जगह आ जाएगी जहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा. दीज थिंग्स हैपन ऑन देयर ओन, यू डोंट नीड टू गिव एनर्जी, राइट. सो ऐसे सारे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस बोलते हैं. ठीक है. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, जिसमें मेरे को कुछ ना कुछ एक एनर्जी देनी पड़ेगी. इट कुड बी हीट, इट कुड बी इलेक्ट्रिसिटी, वट एवर, बट आई नीड टू गिव दैट एनर्जी. ठीक है. वो सारे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. इलेक्ट्रोलिसिस इज वन एग्जाम्पल, है ना. इलेक्ट्रोलिसिस में आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ती है सो दैट अ रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट, सो दैट आपको वो प्योर मेटल मिले. वो सारे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस अगर मैं बोलूँ तो वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ अपने आप हो रही है ना, सब क्या है, स्पॉन्टेनियस है. रस्टिंग हो गया, डिफ्यूजन हो गया. नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, इट रिक्वायर्स एनर्जी ऑफ सम काइंड. इट कुड बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कुड बी लाइट एनर्जी. जैसे फोटोसिंथेसिस मान लो, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको तो कुछ नहीं करना पड़ रहा ना अपने तरफ से. यू आर नॉट गिविंग द लाइट एनर्जी, इट्स देयर एंड द फोटोसिंथेसिस हैपन्स ऑन इट्स ओन, सो इट्स ऑल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है बच्चा. स्पॉन्टेनिटी और स्पीड जो है वो दोनों बड़े डिफरेंट फिनोमिना है. मैं बोलूँ कोई रिएक्शन बहुत स्पीड से हो रही है, दैट मीन्स उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है. उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पॉन्टेनियस ज़्यादा है. ठीक है. सो स्पॉन्टेनिटी एंड स्पीड आर नॉट इक्वल. स्पॉन्टेनिटी मीन्स इट कैन बी स्लो ऑल्सो बट इट हैपन्स ऑन इट्स ओन. इसके लिए कोई एनर्जी चाहिए नहीं है. जैसे रस्टिंग स्लो है ना, लेकिन क्या है, स्पॉन्टेनियस है. ठीक है. चल, नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज आवर एंट्रोपी. एंट्रोपी बोल लो, एंट्रोपी बोल लो, आपकी मर्जी है. इसको समझना कैसे है, मैं बोलती हूँ, जैसे हमने पिछली क्लासेस में व्हेन वी वर यंग हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में तीनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है. सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं. लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े एक दूसरे से स्पेस होती है. और गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं, है ना. सो द इंटरमोलिकुलर फोर्स is very very high in solids as compared to liquids and gases में तो होती ही नहीं है ना. जिसके वजह से if I talk about randomness बोले तो कितना फटाफट मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर सकते हैं. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मूव नहीं कर सकते. दैट मीन्स उनमें रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस कम है ना. दे आर ऑर्डर्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस. However, if I talk about gases क्या हैं, बहुत ज़्यादा रैंडमली डिसोरिएंटेड है, रैंडमली इधर उधर मूव कर सकती हैं, तो वहाँ पे रैंडमनेस क्या है, ज़्यादा है. एंड दैट इज़ वेयर द एंट्रोपी कम्स. सो ये रैंडमनेस, अभी मैं देखो आपसे बात कर रही हूँ, मैंने बोला इधर ज़्यादा और इधर कम है. क्वान्टिटेटिवली तो मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं है ना. हाउ मच रैंडमनेस इज देयर, सॉलिड्स में कितनी है, लिक्विड्स में कितनी है और गैसेस में कितनी है. वी जस्ट कैन टॉक अबाउट द कंपैरेटिव्स हियर. मेरे पास क्वांटिटेटिवली कुछ नहीं है टू मेजर रैंडमनेस. तो उसी के लिए हमने क्या किया है, एंट्रोपी यूज़ किया. एंट्रोपी क्या होता है, इट इज़ अ डिग्री ऑफ, अच्छा लिखा ही हुआ है, इट इज़ अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस. दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव वे ऑफ कैलकुलेटिंग हाउ मच रैंडमनेस इज देयर इन आवर सिस्टम में. गैसेस अगर प्रेजेंट होंगी वहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे इस एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. ठीक है. इसका फॉर्मूला लिखते हैं. लिखो इसका फॉर्मूला, S इज इक्वल टू Q अपॉन T.
S इज इक्वल टू Q अपॉन T। कोई भी सिस्टम की अगर एंट्रोपी मेजर करनी है तो वो कैसे मेजर करते हैं, जो भी उसमें हीट कंटेंट है वो अपॉन द टेम्परेचर, क्या होगा, अपॉन द टेम्परेचर। तो यहाँ से क्या आ गई मेरी यूनिट, एंट्रोपी की यूनिट क्या आएगी, हीट जूल्स अपॉन नीचे टेम्परेचर विल बी इन केल्विन। सो ये क्या आ जाएगा अपना, जूल पर केल्विन, क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। अच्छा, अगर वो सिस्टम का मैंने सिर्फ 1 मोल लिया है तो इसका SI सिस्टम जो होता है ये भी होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। इफ आई टेक दैट एज 1 मोल देन द यूनिट विल बी जूल पर मोल पर केल्विन, एंड इट्स ऑल्सो टेकन एज दिस इफ नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट मेजर्ड। अगर मेरे को एब्सोल्यूट निकालनी है तो इट विल बी जूल पर केल्विन, है ना। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, द मूवमेंट विल बी मोर इन केस ऑफ गैसेस। सो एंट्रोपी किसकी होगी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गैसेस की होगी, और उसके बाद लिक्विड्स की होगी, और सबसे कम एंट्रोपी कहाँ पे होगी, सॉलिड्स में होगी, है ना। सो इफ आई हैव लेट्स से अ रिएक्शन वेयर अ सॉलिड 2A चेंजेस इनटू 2B, है ना, और ये क्या है, ये क्या है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। अब ये पूछेगा आपसे कि यहाँ पे बताओ कि एंट्रोपी, अब वही बात है, एंट्रोपी क्या है, दैट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। मेरे पास सारे स्टेट फंक्शंस का क्या है, चेंज कैलकुलेशन करने का एक मेथड है, बाय डूइंग सम काइंड ऑफ प्रोसेस। मैं डेल्टा निकाल सकती हूँ, तो यहाँ पे भी ये क्या होता है, डेल्टा S निकल के आता है, ठीक है, दैट इज चेंज इन द एंट्रोपी। सो इफ आई से 2A विच इज अ सॉलिड चेंजेस इनटू 2B विच इज अ लिक्विड, सो हो क्या रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, आपने यही देखना है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, द मूवमेंट एबिलिटी विल बी मोर, एंड दैट्स व्हाई आवर डेल्टा S विल इंक्रीज इन दिस केस। और इंक्रीज होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। वन मोर थिंग, इट्स अ स्टेट फंक्शन। मैंने बताया जो भी कैपिटल लेटर से जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं वो क्या हैं, स्टेट फंक्शंस हैं। सो एंट्रोपी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। बोले तो अगर मैं A से B करूँ, B से C करूँ, C से D बनाऊँ और D से वापस आई कम बैक टू A, सो इफ द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट इज द सेम, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। एंड साइक्लिक प्रोसेसेस जितने भी होते हैं उसमें ये स्टेट फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो इस केस में भी अपना डेल्टा S क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। आगे चलें, यहाँ से आगे अपना हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था। फर्स्ट लॉ वाज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने बोला कि जो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी है इट इज इक्वल टू Q प्लस W। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली ऑन द एंट्रोपी, जो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी है, द स्टेट ऑफ द रैंडमनेस, है ना, a degree of randomness. Second law states that this degree of randomness in the universe will always keep on increasing. That means पूरे entire universe की जो डेल्टा S है वो क्या होगा, डेल्टा S of the universe will keep on increasing, and that's our second law. इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है वो भी पढ़ लो। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं जो अपने आप होते हैं उनकी टोटल एंट्रोपी जो होती है सिस्टम की वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो दैट मीन्स माई रस्टिंग एंड ऑल दो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जिसमें अपने डेल्टा एस जब हम कैलकुलेट करेंगे उस सिस्टम का, इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी पॉजिटिव। दैट मीन्स द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव इन दोज केसेस, ठीक है। यहाँ ये क्या लिखा है, ये इसी का ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है भाइयों, डेल्टा एस यूनिवर्स, है ना। डेल्टा एस यूनिवर्स किसके इक्वल होता है, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग्स। और ये मुझे क्या पता है कि ये ओवरऑल क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। तो दैट मीन्स द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, ठीक है। या इसका दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, जो डेल्टा एस है सिस्टम का, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 फॉर योर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। इसका मतलब अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो इसका मतलब वो क्या है, मेरा एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकता है, माइंड यू, हो सकता है ना। देयर आर डिफरेंट केसेस जहाँ पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, ठीक है। चलो ये तो बता दिया था मैंने, है ना।
डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड एज Q reversible, that is the heat of the system, heat absorbed or heat released during a process in a reversible process, divided by the temperature, divided by temperature. अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि मैम ये जो डेल्टा एस है इसका एक्चुअली यूज़ केस क्या है ना, क्या यूज़ है इसका? इसका यूज़ होता है जो हम फेज ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं ना, और बेसिकली आगे प्रिडिक्ट करना कि ये पर्टिकुलर जो सॉलिड है क्या ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या क्या ये जो लिक्विड है क्या ये गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या ये जो गैस है क्या इसको हम लिक्विड बना सकते हैं। ये सारे प्रोसेसेस आप रिएक्शन करने से पहले ना ये मैथमेटिकल डेल्टा एस कैलकुलेट करोगे। अगर ये डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब येस आप वो चीज़ कर सकते हो, आप वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, आप वो चीज़ सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बना सकते हो। सो दैट्स द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर डेल्टा एस। ठीक है, अब बच्चों भाई एंट्रोपी जो होती है इट इज़ ऑफ 3 काइंड्स ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये पढ़ लेते हैं फटाफट। सॉलिड से मेरा लिक्विड बनता है, लिक्विड से मेरे गैसेस बनते हैं, इतना तो हमें पता ही है। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? सॉलिड से लिक्विड जो बनता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब एक सॉलिड से लिक्विड बनता है उसको बोलते हैं क्या? मेल्टिंग। एंड व्हाट इज़ द अदर वर्ड फॉर दैट? फ्यूजन। मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड से जब गैस बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, है ना। अच्छा, नेक्स्ट, गैस से अगर लिक्विड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। उसको क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विड से जो सॉलिड बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीजिंग बोलते हैं। तो ये सारे फेज ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखे। मैंने एक और देखा है जैसे कैम्फर होता है, वो क्या होता है? सॉलिड से वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है इनटू गैस एंड दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। क्या कहते हैं उसको? सब्लिमेशन। तो मैंने बहुत सारे फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। इन सारे फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, द टॉप 3 आर हियर: डेल्टा एस फ्यूजन, डेल्टा एस वेपराइजेशन एंड डेल्टा एस सब्लिमेशन। डेल्टा एस फ्यूजन क्या होगा आप बताओ? डेल्टा एस फ्यूजन सिंपल है ना, जब सॉलिड से क्या करे? लिक्विड में चेंज करे, उस टाइम पे जो एंट्रोपी चेंज होगा उसको डेल्टा एस बोलेंगे। डेल्टा एस वेपराइजेशन क्या होगा मेरे सिस्टम का? जब सिस्टम आपका लिक्विड से गैस में चेंज करे। और डेल्टा एस सब्लिमेशन क्या होगा? जब कोई सॉलिड कैम्फर जैसा वो क्या करे? डायरेक्टली चेंज करे इनटू अ गैस, है ना, उसको बोलेंगे। अब एक बात बताओ, डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, है ना, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब व्हाट इज की? इट्स द हीट और दैट मीन्स एंथैल्पी इन सम प्रोसेस। सो अगर फ्यूजन में देखना है तो डेल्टा एस फ्यूजन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्यू बाई टी। क्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना। ये जो आपको लेटेंट हीट चाहिए होती है सॉलिड से लिक्विड चेंज करने में, उसको क्या बोल देते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। एंड व्हाट इज दिस टेम्परेचर? जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। सो आई कैन राइट दिस एज Tm, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। ठीक है, डेल्टा एस वेपराइजेशन क्या हो जाएगा वैसे? डेल्टा एच वेपराइजेशन विच इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन दिस केस, जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है, अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सा होता है जब लिक्विड से गैस चेंज होता है? इट्स कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट गाइस। सो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन Tb। और सब्लिमेशन क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ द सब्लिमेशन, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? जिस पे ये सब्लिमेशन करेगा, सब्लिमेशन टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको क्या है, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड यू विल बी गिवन 2 वैल्यूज एंड यू विल नीड टू कैलकुलेट द थर्ड वन। ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। व्हाट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl if the enthalpy change for the reaction is this and entropy change is 0.007 किलोजूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो आपने को क्या दिया हुआ है? KCl दिया हुआ है कि KCl की क्या करनी है? मेल्टिंग करनी है। मेल्टिंग करनी है तो क्या होगा? KCl will change into this liquid form। ऐसे मेल्टिंग होगी, इट्स एन आयनिक कंपाउंड। अब क्या बोल रहा है कि भाई इसका ये बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो Tm पूछा आपसे। Tm पूछा तो मतलब दूसरी चीज़ें दी हुई हैं,
क्या क्या दी हुई है, एक तो दी हुई है इनकी इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। सॉलिड से लिक्विड जो होता है उसको फ्यूजन बोलते हैं। उस केस में जो आपको हिडन हीट चाहिए होती है, लेटेंट हीट चाहिए होती है, दैट्स कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो आई कॉल दिस एज डेल्टा एच वेपराइजेशन। वो कितनी दी हुई है? 7.25 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और वैसे ही अपने को एंट्रोपी चेंज कितना दिया हुआ है? 0.007 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम दैट इज डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टीएम। टीएम क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज अपॉन डेल्टा एस। एंथैल्पी चेंज कितना होगा? 7.25। बच्चा देखो यहाँ पे दोनों के दोनों किलो जूल्स में दिया हुआ है ना, सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज किलो जूल एंड किलो जूल। अगर एक किलो जूल में दिया होता दूसरा जूल्स में दिया होता तो फिर हम वो कैलकुलेट ऐसे नहीं कर सकते, दोनों में से एक को यूनिट को सेम लेके आना पड़ेगा। 7.25 डिवाइडेड बाय 0.007, ठीक है। ये कितना आ जाएगा भाई टेम्परेचर? 1035.7। यूनिट क्या होगा इसका? द यूनिट विल बी केल्विन, द यूनिट विल बी केल्विन, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। अगर डिग्री सेल्सियस में बोलता है तो इसी को कैसे करोगे? 273 से माइनस कर दो टू गेट इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखते हैं अभी नेक्स्ट। What is the entropy change when 1 mole of oxygen gas expands isothermally and reversibly from an initial volume of कितना? 10 लीटर से 100 लीटर कोई गैस एक्सपैंड कर रही है 300 केल्विन टेम्परेचर पे। आपको बोल रहा है कि एंट्रोपी चेंज बताओ। एंट्रोपी चेंज करने से पहले एक बार देख लो फटाफट दिया क्या क्या हुआ है। पहली बात तो मेरे को क्या दिया हुआ है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। और बच्चा आइसोथर्मल में क्या होता है? इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो होती है। इंटरनल एनर्जी अगर ज़ीरो हुई तो लगा दो अपना फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या हो जाएगा? अगर ये ज़ीरो है, अगर डेल्टा यू ज़ीरो है, सो क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, है ना। एक चीज़ तो बस ये आ गई। अच्छा, जब रिवर्सिबल प्रोसेस हम करते थे, रिवर्सिबल मतलब ए से अगर बी बना रहे हो तो बी से वापस ए बना सकते हो। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस करते थे और आइसोथर्मली करते थे तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते थे? देयर वाज अ फॉर्मूला फॉर दिस। फॉर्मूला वाज -2.303 nRT log ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अगर मान लो कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, उसमें कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम करते थे तो वी कुड फाइंड वर्क डन, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ तो बच्चा Q कितना होगा? माइनस ऑफ दिस W, सो दिस माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी Q और W की, दैट इज गोइंग टू बी सेम, जस्ट द साइंस विल बी ऑपोजिट, जस्ट द साइंस विल बी ऑपोजिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या था? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो क्यू का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ दिस डब्ल्यू विच इज -2.303 nRT log ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल डिवाइडेड बाय temperature divided by this temperature. So guys, can I cancel this temperature? और ये माइनस और माइनस भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो मेरे पास अब फॉर्मूला क्या रह गया? इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, डेल्टा एस के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। क्या रह गया? डेल्टा एस के लिए फॉर्मूला आ जाएगा +2.303 nR टी से टी कैंसिल log ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। I hope it's clear, है ना। And now that you have the formula, can you guys calculate the entropy change here? V initial क्या हो गया? 10 लीटर। फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी? 100 लीटर। तो मान लो ये क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है ना। अब इसको निकालो यहाँ पे 2.303। नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए हैं गैस के? 1 मोल ही लिया है। सो 1 मोल इंटू R की वैल्यू क्या लेते हैं? 8.314 ले लो, ठीक है। 8.314 ले लिया। लॉग ऑफ V फाइनल कितना है? 100 लीटर।
अपॉन इनिशियल कितना है 10 है, 0 से 0 गया, ये कितना है log 10, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। सो 2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू log 10 एंड log 10 का वैल्यू होता है अपना 1। इसको कैलकुलेट कर दो भाई, यू विल गेट द आंसर, है ना। दिस विल बी इन जूल्स पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक नई चीज़ सिखाती हूँ, जैसे वर्क डन है ना। वर्क डन जो है सिंपली देखो कि दो तरीके से दिए होंगे क्वेश्चंस। एक दिया होगा क्या, रिवर्सिबल दिया होगा। क्या दिया होगा, चाहे तो दिया होगा अपने कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, या दिया होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं जैसे मान लो ए से बी बन रहा है, लेकिन बी से वापस हम ए नहीं बना सकते। ठीक है, रिवर्सिबल हो गया, ए से बी बना सकते हो और बी से वापस ए भी बना सकते हो। इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ए से बी, बी से ए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वेरी सिंपल। इफ इट्स गिवन इरिवर्सिबल, वर्क डन विल बी कैलकुलेटेड एज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, रिवर्सिबल हो तो आपने दो चीज़ देखनी है फिर से, क्या क्या, चाहे तो दिया होगा अपने आइसोथर्मल, आइसोथर्मल बोले तो जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और दूसरा होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक वाला। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वाला। आइसोथर्मल प्रोसेस जब दिया है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1। ठीक है, nRT log V2 बाय V1, या माइनस 2.303 nRT log ऑफ P1 बाय P2। और एडियाबैटिक दिया होगा तो एडियाबैटिक के लिए बड़ा सिंपल है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है, NR अपॉन गामा -1। गामा जो मैंने बताया था एटॉमिसिटी, गामा -1 T1 माइनस T2। T1 जो होगा इनिशियल टेम्परेचर और T2 क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, इतनी सी याद रखनी है। कहीं पे भी क्वेश्चन में इरिवर्सिबल आ गया, गो फॉर दिस फॉर्मूला। अगर रिवर्सिबल है तो देखो कि आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है। आइसोथर्मल है तो ये दो फॉर्मूलाज लगेंगे मेरे, ये वाला। ठीक है, एडियाबैटिक है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसका नाम क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। इट इज़ द नेट अवेलेबल एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क, है ना। कितना और वर्क हो सकता है फ्रॉम दैट सिस्टम या बाय द सिस्टम, उसको बोलते हैं डेल्टा जी। टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं लेट्स से 80। ठीक है, 80 मार्क्स जो हैं वो उसके एक्चुअल में आए एंड दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। उसमें जितना इसमें एनर्जी था उसके हिसाब से इसके 80 आ गए। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनने क्या है, ठीक से थोड़ा पढ़ाई नहीं किया, थोड़ा और भी कर सकते थे, है ना। इफ़ ही और शी वुड हैव वर्कड मोर हार्ड, ही और शी हैड अ कैपेसिटी टू गेट लेट्स से 95 मार्क्स। ठीक है, आए कितने, 80 आए, लेकिन आ कितने सकते थे, 95 आ सकते थे। तो जो उनका हिडन पोटेंशियल है वो अभी भी कितना है, 15 पॉइंट्स का और है। तो ये जो एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स हैं, ये इस स्टूडेंट की क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। सो वैसे ही जो सिस्टम होता है, सिस्टम में कुछ अपनी एक हिडन एनर्जी भी होती है, और उस हिडन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। अब डेल्टा जी जो है, जी मैंने क्या बताया, जो भी आपका यूजफुल वर्क और हो सकता है ना, that hidden energy in the system is called as my Gibbs free energy। ठीक है, Gibbs free energy के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। जो G है ना, G, that G is equal to H which is enthalpy minus temperature into spontaneity into entropy। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है भाई। लेकिन मैंने क्या बताया, ये एनर्जीज आप एब्सोल्यूट नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसका यूजेबल फॉर्म जो क्या बन जाता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। आप बोलोगे कि मैम ये कहाँ से आया, देखो इसको यहाँ से, अगर इसमें मैं डेल्टा लगा दूँ तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, एक सेकेंड, हाँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस।
वही डेल्टा खोलोगे तो कैसे होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी इंटू एस, है ना, डेल्टा टी इंटू एस प्लस टी डेल्टा एस, है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो ये जो डेल्टा टी इंटू एस है ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सो माई यूजेबल फॉर्मूला बिकम्स दिस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एंड दिस माई डियर फ्रेंड्स वी कॉल एट गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। और इस इक्वेशन का नाम क्या होता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। अब ये बच्चा स्टैंडर्ड निकालते हैं हम हमेशा। स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड निकालेंगे डेल्टा जी नॉट लगाएंगे। नॉट का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो हमने पहले डिस्कस किया है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 298 केल्विन्स, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन बीइंग 1 मोलर, ठीक है। डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एज, सेम चीज़ है जैसे मैंने बाकी सारे स्टेट फंक्शन सिखाए हैं। इट्स ऑल द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, उन सबका समेशन। इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाता है। अब आपको ये समझना है कि ये तीन वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, है ना। डेल्टा जी कैन आइदर बी ज़ीरो, जैसे यहाँ पे डेल्टा जी ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है वैल्यू, और नेगेटिव भी हो सकता है ना। नंबर स्केल पे इट कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं बोलूँ कि वो ज़ीरो है, उसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब क्या है, जितना ए से बी बन रहा है वापस से बी उतना ही ए बन रहा है, मतलब नेट नेट कुछ काम नहीं हो रहा, नेट नेट कुछ काम नहीं हो रहा, सिस्टम इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, इट इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इफ आई से डेल्टा जी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कि मेरे को आगे से एनर्जी देनी पड़ रही है कि भाई डू दिस वर्क, ठीक है। सो डेल्टा जी कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ज़ीरो है तो उसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है भाई, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन मेरी स्पॉन्टेनियस है या फीजिबल है, या फीजिबल है ना। तो क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ भी डेल्टा जी कितना वैल्यू है एंड predict whether this reaction is feasible or not. Can you actually do the reaction in the lab or not? अगर मेरा डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आता है, only then that reaction is possible, then that reaction is feasible or you call that as spontaneous, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं ये फटाफट। फॉर अ रिएक्शन दिस, क्या हो रहा है, 2k plus L is changing into 2L, ठीक है। डेल्टा U is given to you, delta S is also given to you. They are asking you to calculate the delta G for the reaction and predict whether the reaction is spontaneous or not. तो भाई जो भी पूछा है पहले मैं उसके लिए क्या लिख लूँ, एक फॉर्मूला लिख लेती हूँ। डेल्टा G का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S. नाउ इज डेल्टा S गिवन टू अस, यस। इज टेम्परेचर गिवन टू अस, टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर दिया होगा ना। हाँ, डेल्टा जी नॉट निकालना है। ये क्या दिए हूँ आपको सारे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोल रहा है। तो दैट मीन्स मेरे को टेम्परेचर कितना लेना है, 298 केल्विन लेना है ना। समटाइम्स इट विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन, बट यहाँ पे नॉट लगा दिया ना। नॉट का मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड स्टेट लो, प्रेशर भी 180 है, टेम्परेचर 298 केल्विन। तो ये भी दिया हुआ है। डेल्टा एच नहीं दिया मुझे, क्या दिया हुआ है, डेल्टा यू नॉट दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले डेल्टा एच नॉट निकालना पड़ेगा, डेल्टा एच नॉट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था इसका, डेल्टा यू नॉट, डेल्टा एच और डेल्टा यू नॉट के बीच में याद है ना क्या था, प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। सो अगर ये कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा यू नॉट कितना दिया है, माइनस 10.5। ये किस में दिया है, किलो जूल्स में दिया है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू जूल्स, जूल्स में कर दो, प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी यहाँ से कैलकुलेट होगा, कितना है, डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट करोगे,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में कितने हैं 2 मोल्स हैं, माइनस रिएक्टेंट में देखो 2 प्लस एल के कितने हैं, एल के कितने हैं 1 है, तो ये कितना आ गया 2 माइनस 3 दैट इज -1। डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आ गया -1, तो यहाँ लिख दो। आर का वैल्यू 8.314 होता है, 8.314 होता है इनटू द टेम्परेचर विच इज 298 केल्विन, है ना। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट, मैं इसको इसमें कैलकुलेट कर सकता हूँ। आई कैन जस्ट पुट इट इन दिस फॉर्मूला एंड आई कैन गेट द आंसर। नाउ आई हैव डन सर्टेन कैलकुलेशंस हियर। ये देखो 10.5 इंटू 1000 करेंगे तो ये आएगा, देन -1 इंटू 8.314। क्यों लिया मैंने 8.314? आर का वैल्यू 8.314 लेंगे जब सारी कैलकुलेशन जूल्स में है, इंटू 298 कर दिया तो ये आ जाएगा। इसको और इसको माइनस माइनस हो गया, ओवरऑल माइनस माइनस करा तो ये आंसर आ जाएगा। दिस विल बी आर डेल्टा एच नॉट, राइट पीपल। ये किस में आ जाएगा, जूल्स पर मोल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जूल्स पर मोल में आ जाएगा। इसको यहाँ पे पुट करो, -1 टू कितना आएगा, -1 टू 977.57 माइनस टी इज 298 इंटू डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एस नॉट कितना दिया हुआ है -44.1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, तो ये कितना आ गया 164.23 आ गया। कितना आ गया ये, डेल्टा जी नॉट इज 164.23 जूल्स। अब ये आ गया अपना डेल्टा जी नॉट, तो मेरे पास डेल्टा जी नॉट का तो वैल्यू आ गया, है ना। दूसरी चीज क्या हुई है, यू हैव टू प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, एंड हाउ कैन यू डू सो, बाय लुकिंग एट द साइन ऑफ दिस डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव आता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, अगर वो डेल्टा जी नेगेटिव आता है तभी मेरी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो क्योंकि ये एक पॉजिटिव है वैल्यू, इट इज +164.23, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये क्या होगा, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है भाई। दिस इज हाउ यू विल डू द क्वेश्चंस। हो सकता है आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे देंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस लगाने के लिए, या अगर उनको थोड़ा और डिफिकल्ट करना है तो आपको पहले डेल्टा एच भी फाइंड करना पड़ेगा फ्रॉम आवर फर्स्ट इक्वेशन, दैट वाज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरप्रेटिंग दिस डेल्टा जी। ये डेल्टा जी की वैल्यू कब कब स्पॉन्टेनियस आ सकती है, कब कब मैं नेगेटिव वैल्यू लेके आ सकती हूँ कोई भी रिएक्शन में या कोई भी प्रोसेस में। हाउ कैन आई अचीव दैट नेगेटिव वैल्यू, बाय टेकिंग सर्टेन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वैल्यूज, है ना। वो सारी कंडीशंस देखेंगे कब कब अपनी नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हो सकते हैं। सो द फॉर्मूला दैट वील यूज इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब पहला कंडीशन देखते हैं जिसमें डेल्टा एच क्या है, मेरा नेगेटिव है। भाई अगर कोई भी डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू होगी, मान लो मैंने कोई भी नेगेटिव वैल्यू ली और टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही होता है, 0 केल्विन से तो ऊपर ही होगा, तो प्लस में ही होगी टेम्परेचर की वैल्यू। तो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हुआ और डेल्टा एच नेगेटिव हुआ, ये दोनों कॉम्बिनेशन से देखते हैं डेल्टा जी की क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने नेगेटिव ले लिया, टी जो है एज इट इज है, डेल्टा एस क्या है मेरा पॉजिटिव ही है। सो मुझे एक बात बताओ, माइनस ऑफ सम वैल्यू माइनस सम वैल्यू, विल इट बी माइनस ऑलवेज, है ना। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। इसका मतलब जब जब मेरा डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और डेल्टा एस क्या हो, पॉजिटिव हो, उस केस में अपने पास डेल्टा जी क्या आता है, हमेशा नेगेटिव आता है। हम कोई भी टेम्परेचर ले उसमें, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर ले उसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, डेल्टा एच अगर मैं पॉजिटिव लूँ तो मैंने ये वैल्यू क्या ले ली, पॉजिटिव ले ली, किसकी, डेल्टा एच की, माइनस टी, और डेल्टा एस क्या ले, नेगेटिव ले, एंट्रोपी चेंज क्या ले, नेगेटिव ले, माइनस डेल्टा एस। तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा माइनस टी डेल्टा एस आ जाएगा। सो डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव
तो ये इस तरीके से आ जाएगा कुछ, है ना। दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। मतलब मैं कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू ले लूँ, एक प्लस और प्लस को साथ में आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। दैट मीन्स डेल्टा जी हमेशा क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स इट विल ऑलवेज बी नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं जो मर्जी टेम्परेचर ले लूँ, लेकिन अगर मेरे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसका एंट्रोपी चेंज क्या हो, नेगेटिव हो, उस केस में डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इट विल ऑलवेज बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड केस। देखो इसको हटा देते हैं वापस से, थर्ड केस ट्राई करो। थर्ड केस में क्या बोला है, अपने पास डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, ले लेते हैं भाई, नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव डेल्टा एच, ठीक है, माइनस नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ और डेल्टा एस भी नेगेटिव हुआ तो देखो भाई क्या होगा, माइनस डेल्टा एस। कैन आई जस्ट राइट दिस एज माइनस डेल्टा एच माइनस माइनस टी डेल्टा एस, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अगर ऐसे लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव करना है, वो कब आएगा, जब इसका वैल्यू जो हो क्या हो, बड़ा हो। दैट मीन्स ओवरऑल मेरी डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब ये डेल्टा एच का जो मॉड हो या जो नंबर हो वो ज़्यादा बड़ा हो देन आर टी डेल्टा एस, तभी ये माइनस का साइन जो है वो आएगा यहाँ पे, है ना। सो दैट मीन्स माई डेल्टा एच हैज़ टू बी ग्रेटर दैन द मॉड ऑफ टी डेल्टा एस, है ना। तो हर एक टाइम पे डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आएगा, डेल्टा जी तब नेगेटिव आएगा जब मेरा डेल्टा एच का वैल्यू ज़्यादा हो। वो कब होगा, जब इस टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो, कम हो। सो ओनली एट लो टेम्परेचर्स दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर। क्लियर। लास्ट देखते हैं, पॉजिटिव अगर मैंने डेल्टा एच लिया मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस किया हमने और डेल्टा एस क्या लिया, पॉजिटिव लिया। बच्चों वापस से यही करके देखो, सेम चीज़, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये मेरे पास फॉर्मूला है ना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा एच ले लो, माइनस माइनस टी, और डेल्टा एस क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है वापस से, तो ले लिया पॉजिटिव इस तरीके से। अब मुझे ये बताओ, ये डेल्टा एच हो गया और ये टी डेल्टा एस हो गया, है ना। दिस इज माई फाइनल फॉर्मूला। नाउ व्हेन विल दिस बी अ नेगेटिव वैल्यू, व्हेन आर टी डेल्टा एस इज ग्रेटर दैन योर डेल्टा एच वैल्यू, है ना। तभी जाके ये माइनस वाला जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा एंड ओवरऑल डेल्टा जी पे नेगेटिव आएगा। सो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन टेम्परेचर विल बी हायर, है ना। सो ओनली एट हाई टेम्परेचर्स दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, एट लो टेम्परेचर्स इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ओके तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको प्रिडिक्ट करना है स्पॉन्टेनिटी होगी कि नहीं होगी इस रिएक्शन की, अगर अपने पास डेल्टा एच डेल्टा एस टेम्परेचर सब दिया हुआ है। ठीक है, सो यू विल हैव टू यूज दिस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या था नाम इसका, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। लगाओ भाई यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अपने को क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ है -40, यहाँ पे -40 पुट कर दो। टेम्परेचर 300 इंटू -200, है ना। गाइज मैंने टेम्परेचर किस में लिया है, केल्विन में लिया है हमेशा, है ना। टेम्परेचर किस में लिया है, केल्विन में लिया है। ये डेल्टा एस और डेल्टा एच जो आप लोगे उसकी भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर 1 किलो जूल पर मोल लेते हो तो दूसरा वाला भी किलो जूल में ही लेना है, ठीक है। और उस तरीके से यू विल गेट द आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिस। अब आई एम नॉट, दे आर जस्ट आस्किंग मी टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी, आई डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस इंटायरली। मेरे को पता है यहाँ पे क्या होगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, और इधर -40 है। एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, 300 इंटू 200, तो ये जो है ये कितना आएगा, 3 2 6 60,000 समथिंग, है ना। तो ओवरऑल जो वैल्यू है मेरी क्या आएगी, पॉजिटिव समथिंग आएगी। सो दैट मीन्स आवर डेल्टा जी विल बी positive, which means that this reaction is going to be non-spontaneous in nature. ठीक है, इतना सही है। सिंपल
क्लियर चीज़ ये होगी कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में एट द एंड यू नीड टू कैलकुलेट द स्टेट फंक्शन दैट इज डेल्टा जी। अगर ये डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो मतलब मैं जो ये रिएक्शन प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि लेट्स डू दिस रिएक्शन, आई कांट डू, इट्स नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड इफ दिस डेल्टा जी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव देन दैट मीन्स इट इज इट इज स्पॉन्टेनियस। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एक प्योर क्रिस्टलाइन अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है ना, उसका 0 केल्विन पे आते आते, 0 केल्विन क्या हो गया, बड़ा -273 डिग्री सेल्सियस बेसिकली, है ना। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पे। अब इतने ठंडे टेम्परेचर पे क्या होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या है, ऑलमोस्ट कोई मूवमेंट नहीं करेगा क्योंकि कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी इतने लो टेम्परेचर पे। सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट एट दैट 0 केल्विन अ प्योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैज़ नो एंट्रोपी। ठीक है, सो जो एंट्रोपी चेंज होगा उस टाइम पे वो क्या होगा, सॉरी, जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सो द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेस 0। एस का वैल्यू क्या है, 0 को अप्रोच करता है at 0 Kelvin, which basically means that there will be no randomness in the substance. Molecules will not be able to move around. ठीक है, okay. चलो भाई, let's see this last numerical. A reaction is at equilibrium. There's a reaction which is at equilibrium at 100 degrees Celsius. 100 डिग्री सेल्सियस, बच्चा डिग्री सेल्सियस तो कहीं यूज़ ही नहीं करते हैं, है ना, केल्विन यूज़ करेंगे। सो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस दिस 100 विच मीन्स 373 केल्विन टेम्परेचर। एंड द इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज हाउ मच, 42.6 किलो जूल पर मोल। कोई तो रिएक्शन हो रही है जिसका इंथैल्पी चेंज कितना है, 42.6 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, प्लस नहीं, प्लस दिया ये वैल्यू, माइनस नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, इट्स एन एंडोथर्मिक सॉर्ट ऑफ प्रोसेस। क्या है ये, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इन जूल पर केल्विन पर मोल। मेरे को डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा एच और टी दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको पता ही है। डेल्टा एस ऑफ दैट रिएक्शन इज डेल्टा एच अपॉन टी। कोई भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला था। अगर मेरे को डेल्टा एस निकालना है, लगा दो दोनों यूनिट्स यहाँ पे, आई हैव टू गेट द आंसर इन जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। तो डेल्टा एच लगा दो 42.6, सिंस इट इज इन किलो जूल पर मोल। इसको जूल में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इन 2000 करोगे, इन 2000 कर दो अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, 373 है। सो ये कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तो द आंसर विल बी 114.2 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये हो गया। चलो, सो बेसिकली हमने पूरे थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार समरी देख लेते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग समझा मैंने, ये समझा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। आई ऑल्सो गॉट टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिससे हमने ये देखा कि वर्क और हीट कैसे निकालते हैं। स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शन में डिफरेंस पता चला। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ क्या लिया उस पर डिपेंड नहीं करता। और पाथ फंक्शंस मैंने 2 पढ़े, कौन से, वर्क एंड हीट, ये 2 ही हैं पाथ फंक्शन। बाकी सारे जितने भी पढ़े आपने थर्मोडायनेमिक फंक्शन, वो सारे के सारे क्या थे, स्टेट फंक्शंस। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हीट कैपेसिटी, जिसमें मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये सब कुछ, सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन, ये सब देखे आपने। इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंथैल्पी पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, इंथैल्पी नेगेटिव है तो उसका मतलब एक्सोथर्मिक है, ये सब भी देखा हमने। एंट्रोपी के बारे में बताया मैंने, विच इज़ बेसिकली अ क्वान्टिटेटिव वे ऑफ मेजरिंग हाउ मच रैंडमनेस इज देयर इन योर सिस्टम। अगर सिस्टम में रैंडमनेस ज़्यादा होएगी तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होएगी, एंड दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट मोर। गिब्स फ्री एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशंस में क्या देखा कि डेल्टा जी कैलकुलेट कैसे करते हैं। डेल्टा जी के लिए एक फॉर्मूला था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन बोल दिया जिसको मैंने, और डेल्टा जी की वैल्यू से मैं क्या इंटरप्रेट कर सकती हूँ वो भी देख लिया, विच वॉज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय द वे, कि
पूरे चैप्टर का आपसे अगर कोई वन वर्ड में पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, इट मीन्स टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस दैट यू आर ट्राइंग टू डू इन द लैब, है ना, वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, वो इस डेल्टा जी वैल्यू से पता चलता है. सो द एंटायर थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन प्रिडिक्टिंग वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट. एंड डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस था, और डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू आता है तो इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर. ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ एंड कमेंट द आंसर इन योर कमेंट बॉक्स. At 298 Kelvin, delta H is this value and delta S is this, है ना. Mind you, one is given in kilojoules and the other is given in joules per mole per Kelvin. ठीक है, will the reaction be spontaneous? You'll have to answer yes, no, only at high temperature और only at low temperatures. यही वाली आपकी इक्वेशन लगेगी. इसमें ये सब कुछ पुट करके देखो और उससे पता चलेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी. यू कैन कमेंट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी टू इट. Thank you. So that's it for thermodynamic series. I really hope you enjoyed it. If you did, give it a thumbs up and subscribe to the channel for future videos. The notes for this chapter will be given to you on my Telegram channel, for which I will put a link in my description box so you can check that out. Thank you so much.